अरविंद केजरीवाल बाबा साहब के नाम पे जुमलेबाज है वो, और देश की सरकार है ये बहुजन विरोधी है, महिला विरोधी है। उनको तत्काल तौर पर जो है फांसी पे सरेआम लटका देना चाहिए कि आगे भविष्य में कोई भी ऐसा पुल या कोई भी ऐसी बिल्डिंग ना बनाए जो नमस्कार, मैं सुमन बात और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। आज हम जंतर मंतर पे आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत मुक्ति मोर्चा पक्ष में यहाँ पे उपवास करके सभी लोग सुबह से बैठे हुए हैं। आइए हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इन लोगों की क्या मांगे हैं, क्या इनकी राय है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुखराज चौहान है। भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन 4 चरणों में किया जा रहा है, जिसका दूसरा चरण आज 2 नवंबर को श्रृंखलाबद्ध आमरण अनशन सिर्फ दिल्ली जंतर मंतर में नहीं, पूरे भारत के सभी जिला मुख्यालयों पे आज के दिन किया जा रहा है। तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे ये है कि आर्टिकल 19 के तहत जो बोलने का फंडेमेंटल राइट है उस पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, बोलने नहीं दिया रहा है। जैसे हरियाणा के रोहतक में मेश्राम साहब का DNA परिषद का कार्यक्रम था, तो ब्राह्मणों और RSS के लोगों ने उस कार्यक्रम की परमिशन कैंसिल करवा दी और कार्यक्रम होने नहीं दिया। 25 अगस्त 2022 को कानपुर में बामसेप का जो राज्य अधिवेशन होने वाला था यूपी का, उसकी भी परमिशन कैंसिल कर दिया और कार्यक्रम होने नहीं दिया। तो जगह जगह पे ये कार्यक्रम करना नहीं दे रहे। और 6 अक्टूबर को नागपुर में RSS मुख्यालय पे घेराव का जो कार्यक्रम था, वहाँ भी हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी कैंसिल हो गई। तो अभी हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ है, जब जैसे भी परमिशन मिलेगी हम दोबारा RSS का घेराव करेंगे। RSS और भाजपा जो है संविधान का विरोध कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, तो उसको वो तो कर ही रही है ना, वो दिखाने के लिए अलग करती है और अंदर से वो अलग चलती है, चाल चलती है। करनी और कतनी में अंतर है। वोट लेने के लिए बहुजन करते हैं और कार्य बहुजनों के विरोध में करते हैं। तो ये जो वामन मेश्राम जो निरंतर देखती हूँ, उनका वीडियो भी मैं देखती हूँ कि वो बेखौफ बोलते हैं। हाँ, वो बोलते पूरा तथ्य के आधार पे बोलते हैं, एविडेंस के साथ, तारीख, डेट, समय, सारा नाम के साथ बोलते हैं। वो हवा में तीर नहीं मारते, सब तथ्य के आधार पे बोलते हैं। जी सर, अब क्या कहेंगे कि अभी फिलहाल 5 अक्टूबर को राजेंद्र पाल गौतम जी जो है कि 22 प्रतिज्ञाएं ली और दिलाने वाले राजरत्न थे, लेकिन उनको इतना मजबूर किया गया या वो खुद दिए इस्तीफा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो 22 प्रतिज्ञाएं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दिल्ली के अंबेडकर भवन में जो बहुजनों को दिला रहे थे, सबसे पहले तो आपको बताएं कि राजेंद्र पाल जी को ये भी पता होना चाहिए कि 22 प्रतिज्ञाएं जो दिला रहे हैं, उस 22 प्रतिज्ञाएं में राजनीतिक नहीं है। तो सबसे पहले उनको तो राजनीतिक से संन्यास लेना चाहिए, उसके बाद 22 प्रतिज्ञाएं देना चाहिए। क्योंकि राजनीति करने वाले जो लोग होते हैं वो 90% झूठ बोलते हैं, तब उनकी राजनीतिक चमकती है। तो क्या राजनीति करने वाले व्यक्ति बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं अगर लोगों को शपथ दिलवाएंगे तो क्या समाज मानेगा? क्या राजनीति करने वाले लोगों को 22 प्रतिज्ञाएं से कोई लेना देना नहीं था, ये सारा राजनीतिक रोटी सेध रहे थे। लोग हैं उनको जो है कि मारने की भी धमकी दी जा रही है, इनाम भी रखा गया। बात सही है, जो सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो सही है कि उनके ऊपर इनाम भी रखा गया है। क्योंकि देश में ये जो सरकारें चल रही है, ये केंद्र की सरकार RSS बीजेपी की सरकार है, ये इस तरीके से बयान दे रही है जो सारे के सारे बहुजनों के विरोध में है और हिंदुत्व के समर्थन में ये काम कर रही है। ये इसलिए ऐसा कर रही है। हमें हमारी ताकत को मजबूत करना होगा और मिलजुल के लड़ाई लड़ना होगा, तब जाकर हम बहुजनों की आज़ादी दिला सकते हैं या संविधान को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। संविधान तो खत्म किया जा रहा है। हाँ, तो देश में जो सरकार चल रही है वो संविधान विरोधी सरकार तो है ही। तो इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में लगातार काम चल रहा है, देश में सोशल अवेयरनेस लाने का काम चल रहा है। क्या कारण हुआ जो बहुजन समाज है वो 85% होके भी नीचे है? देखिए, जो बहुजन समाज है वो सदियों से भोले भाले
और सीधे सच्चे इंसान थे। तो समय समय पे लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये स्थिति आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का अधिकार दिया, हमारे बहुजन समाज के लोग जो पढ़ लिख लिए हैं, अब इनके अंदर अवेयरनेस आ गया है। और दूसरी बात कि मेश्राम साहब के द्वारा जो चलाया जा रहा है ये सोशल अवेयरनेस आंदोलन है, बहुजनों के हित में जो आंदोलन है, इससे लोगों में जागरूकता आ रही है। अब इनके जो रिझाने का काम जो बहुजनों को कर रहे हैं, इससे अब इसके झांसे में अब बहुजन पढ़ने वाला नहीं है। आने वाले समय में उसका रिजल्ट आप लोगों को और आवाम को पता चलेगा कि देश में क्या होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या कहेंगे? एक तरफ तो बाबा साहेब का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि हमारे भगवान को गाली मत दो या ऐसे ऐसे। देखिए, अरविंद केजरीवाल बाबा साहब के नाम पे जुमलेबाज है। वो राजनीतिकरण करता है। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने वाला व्यक्ति बाबा साहब की बात कम करता है और उसकी मार्केटिंग ज़्यादा करता है। तो फोटो तो बाबा साहब को लगाता है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब ये 22 प्रतिज्ञाएं की बात करी, उसमें उन्होंने एक लाइन का बयान तक भी नहीं दिया। इससे आप समझ सकते हैं या जनता समझ सकती है कि मनीष सिसोदिया के मैटर पे तो उन्होंने खूब बोला सफाई में, सत्येंद्र जैन के मैटर पे तो उन्होंने खूब बोला कि नहीं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ट्रांसपेरेंट है, एकदम पाक शास्त्र है, हमारे शिक्षा मंत्री ट्रांसपेरेंट है, पाक शास्त्र है, इनमें कोई करप्शन नहीं है, कोई घोटालाबाज नहीं है। लेकिन अगर ये अंबेडकर को मानते, भगत सिंह को मानते, तो राजेंद्र पाल समाज कल्याण मंत्री थे, उस मंत्री के समर्थन में, बहुजनों के समर्थन में एक लाइन का बयान तो देते। तो कह सकते हैं कि ये जो आम आदमी की पार्टी है, ये भी बहुजनों के हित में काम नहीं कर रही है। और अभी आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल ने दीपावली से एक दिन पहले उनको सपना आ गया कि नहीं, भारतीय करेंसी पे लक्ष्मी और गणेश का फोटो होना चाहिए। उनको ये पता नहीं है कि भारत में हर जाति धर्म समाज के मानने वाले लोग हैं, तो जो गैर हिंदू लोग हैं उनके ऊपर क्या बीतेगा जो भारत की करेंसी पे लक्ष्मी गणेश का फोटो होगा। तो ये सपना है। मुझे लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात करके वोट बैंक बनाता है, उसका एक कॉपी कर रहा है अरविंद केजरीवाल, और ये वोट बैंक इकट्ठा करने के काम हिंदुज़म में लगा हुआ। नरेंद्र मोदी महिलाओं की बात करते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन आए दिन महिलाओं के ऊपर शोषण अत्याचार ऐसा हो रहा है, दुष्कर्म, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, महिलाएं तभी सुरक्षित नहीं थी और आज भी सुरक्षित नहीं है। वो आपको अगर डाटा देखना है तो किसी भी राज्य के थाने से आप डाटा कलेक्ट कर ले। अगर आपको डाटा लेना है तो अगर आप देखें हाथरस कांड, अगर उस समय भी बीजेपी की सरकार थी जब हाथरस कांड हुआ, उन्नाव का कांड आप देख ले, राजस्थान का कांड आप देख ले, आप मध्य प्रदेश का कांड देख ले, आयो दिन उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील में हमारे बेटी बहुओं के साथ, औरतों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। और एक केंद्र की जो सरकार है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहा है। तो ये सारा के सारा ढकोसला है। हमारी महिलाओं से आप पूछे कि क्या आप इस देश में सुरक्षित है, तो उनका जवाब आएगा कि अगर हम सुरक्षित होते तो हमारी आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश की महिलाओं की ये हालात नहीं होती। तो आज भी महिलाएं घुट-घुट के जी रही है। आखिर क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि ये जो देश की सरकार है ये बहुजन विरोधी है, महिला विरोधी है। ये कब सुधरेगा? महिलाओं के ऊपर अत्याचार शोषण जो हो रहा है, कब ये खत्म होगा? देखिए, कब सुधरेगा ये तो मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा और कोई डेट नहीं बताऊंगा। ये बहुजनों को अवेयरनेस लाने का काम, सामाजिक अवेयरनेस लाने का काम वामसेफ के माध्यम से, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में लगातार 45 सालों से चले रहे हैं। अब लोगों को इस जागरूकता से उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लोग समझेंगे और समाज में अवेयरनेस आएगा और लोग ये सरकार की ये जो नीतियाँ हैं इसके खिलाफ लोग हैं और आने वाले समय में इसका परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। जी सर, ईवीएम के ऊपर क्या कहेंगे? जब तक भारत देश में ईवीएम है, जब तक दूसरी कोई भी बहुजनों की सरकार आ नहीं सकती। ये लोग जबरदस्ती ईवीएम का इस्तेमाल करके जबरदस्ती सरकार बना रहे। जनता वोट दे रही है दूसरे चुनाव चिन्ह पे और वोट जाता है बीजेपी में, कमल पे।
तो ये जबरदस्ती ईवीएम का इस्तेमाल करके जबरदस्ती सरकार बनाना चाहता है। जनता चाहती नहीं ईवीएम से वोट हो, जनता चाहती बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस जबरदस्ती रखे हुए हैं, अगर ईवीएम बरकरार रखा आ है। भी गई, मान लो अगर ईवीएम से चुनकर अगर किसी राज्य में आ भी गई तो उसको 6 महीने के अंदर उनके सांसद और विधायकों को पैसे के बल पे खरीदने का काम किया जाता है, सरकार गिराने का काम किया जा रहा है। ये आप आयो दिन लगभग में 2-4 स्टेटों का उदाहरण तो है ही। जी सर, आपसे सवाल है, जो अभी गुजरात में मोरबी पुल का जो हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? बताते हैं कि ये वहाँ की जो सरकार है वो उसकी जिम्मेदार है, क्या कहेंगे? तो सरकार तो जिम्मेदार है ही, और उसके जो सरकार के माध्यम से जो लोग वहाँ पर वो पुल बनवाने काम किए, जो लोग उसमें सामान लगाने काम किए, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाया, इसीलिए इतनी जल्दी गिरने का काम हो गया। सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? फिलहाल लोगों के करीबन 140 लोग जो है कि मर गए और करीबन 200 से ज्यादा भी घायल हुए हैं। अब क्या कहेंगे इस पे? हम तो यही कहेंगे कि जो दोषी हैं उनको तत्काल तौर पर जो है फांसी पे सरेआम लटका देना चाहिए, कि आगे भविष्य में कोई भी ऐसा पुल या कोई भी ऐसी बिल्डिंग ना बनाए जो बनाने वाले हैं या बनवाने वाले हैं, और जो सरकार चलाने वाले लोग हैं जो उनको संरक्षण देते हैं। जी सर। मैडम, गुजरात में जो ये वायर ब्रिज जो टूटा है, इसके ऊपर अगर आप बात कर रही हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। कल मैंने 9 बजे की न्यूज़ सुना, उसमें मुझे ये एक लेटर जारी हुआ कल कि वहाँ की जो कंपनी थी जिसको उसको रिपेयरिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कंपनी ने एक लेटर लिखा था वहाँ के कलेक्टर को, और उस लेटर में ये दर्शाया गया था कि जब तक आप मुझे इसका कंटेक्ट नहीं देते हैं, इसका जब एग्रीमेंट नामा जो है, जो करारनामा पे आप पूर्ण रूप से हमें अधिकार नहीं देते हैं, सिग्नेचर करके नहीं देते हैं, तब तक हम इस ब्रिज को नहीं बना सकते हैं। जब वहाँ के कलेक्टर को जब ये लेटर 2020 में दे दिया गया था, तो क्या वहाँ की जो कलेक्टर है, जो वहाँ की जो डीएम है, जो सरकार थी वहाँ की, उस पर उसको अमल नहीं करना चाहिए था? 17 रुपये में एक टिकट वहाँ बेचे जा रहे थे, 12 रुपये में बच्चे के टिकट बेचे जा रहे थे। तो वहाँ जो रख रखाव की जिम्मेदारी दिया गया था, क्या वो सरकार के समर्थन से नहीं वो कंपनियां चला रही थी? यानी वो जो 17 रुपये का टिकट और 12 रुपये का टिकट वो दे के भेजा जा रहा था? हाँ बिल्कुल, वो वहाँ पे हमने सोशल मीडिया पे भी देखा और जो प्रस्तावित मीडिया है उस पर भी देखा कि एक बंदे का वयस्क का टिकट चार्ज 17 रुपये का था और चिल्ड्रेन का 12 रुपये का था, और वो बाकायदे आप सब लोगों ने देखा भी होगा उस पे। तो वहाँ की जनता जो ब्रिज को देखने गए थे, उसकी कीमत जो है, एक जान की कीमत मैं कह सकता हूँ कि 17 रुपये ही लगाया। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और जब ये हादसा होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री वहाँ दूसरे दिन जाते हैं सहानुभूति के लिए और कहते हैं हम राज्य स्तरीय शोक सभा रख रहे हैं। शोक करने से कुछ नहीं होगा। 134 जाने वहाँ गई है, उसको न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो उसमें दोषी करार हो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मृतक के परिवार हैं उसको पुख्ता वहाँ पे मुआवजा मिलनी चाहिए। और आने वाले समय में देश में ऐसी कोई भी ब्रिज का या कोई भी इस तरीके की घटना ना घटे, इस पे सरकार सर्वे करनी चाहिए। और इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ब्रिज हैं जो कल हमने देखा खबर में, उसको जो बांस बल्ली खंभे का जो ब्रिज है जो आम जनता बनाती है, उसको अपनी सुविधा के लिए उसको डिसमेंटल करके वहाँ प्रॉपर ब्रिज बननी चाहिए, सेतु बननी चाहिए, जो आम आदमी को जान माल के खतरा से बचे और उससे लोगों को फायदा हो। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा की तरफ से पूरे बहुजन समाज का पूरे भारत को क्या संदेश देंगे? मैं भारत के सभी बहुजनों को और भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो देश की जो सरकार है ये बहुजन विरोधी है। हम लोगों को सोच समझ के कदम उठाना होगा और आने वाले 2024 के चुनाव में बड़े सोच समझ के वो निर्णय ले और सरकार बनाए।